हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नई मूवी कर्तव्य की। यह कहानी है पवन मलिक की, जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। वह एक पत्रकार की हत्या की जांच करता है, लेकिन इस जांच के दौरान उसका परिवार भी खतरे में पड़ जाता है। अब पवन को चुनना होगा, अपने परिवार की रक्षा करे या फिर अपने फर्ज और इंसाफ के लिए खड़ा रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऑलराइट, लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। पुलिस स्टेशन में अफसर लोग शो पवन का जन्मदिन मना रहे होते हैं। उसका कांस्टेबल अशोक उसे प्यार से बधाई देता है और मजाक करते हुए कहता है कि अब उसने जिंदगी के 40 साल देख लिए हैं। वह पवन को सफेद जूतों की एक जोड़ी गिफ्ट करता है, क्योंकि सफेद जूते पवन की खास पसंद होते हैं। तभी पवन को उसकी पत्नी का फोन आता है और वह वादा करता है कि ड्यूटी खत्म होते ही घर वापस आ जाएगा। पवन और उसकी टीम को रीमा नाम की एक मशहूर राष्ट्रीय पत्रकार को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी मिलती है, जो ट्रेन से शहर आ रही होती है। जैसे ही उनका काफिला शहर से गुजर रहा होता है, तभी बाइक पर आए दो आदमी अचानक रास्ता रोक लेते हैं और रिपोर्टर की गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं। रीमा को गोली लग जाती है। पवन और उसके पुलिस वाले तुरंत जवाबी फायरिंग करते हैं। पवन एक हमलावर को मौके पर ही मार देता है, जबकि दूसरा बाइक लेकर भाग निकलता है। रीमा अपनी चोटों की वजह से वहीं मर जाती है। पवन का सीनियर अफसर उसे सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत करता है। वह कहता है कि उनके पास सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, सुरक्षा देना, और वे उसमें भी फेल हो गए। फिर वह पवन को सस्पेंशन लेटर दे देता है और कहता है कि पूरे विभाग की बेइज्जती हो गई है। पवन चुपचाप लेटर ले लेता है, लेकिन भरोसे के साथ कहता है कि उसे 7 दिन दिए जाएं। वह चार्जशीट जमा करेगा और इस केस में शामिल हर अपराधी को पकड़ लेगा। घर लौटने पर पवन देखता है कि एक आदमी उसके पिता से बाहर बहस कर रहा होता है। वह आदमी कहता है कि पवन का छोटा भाई दीपक उसकी बहन प्रीति को भगाकर ले गया है और उन्हें तुरंत वापस लाना होगा, नहीं तो वह मामला पंचायत तक ले जाएगा। पवन के पिता कहते हैं कि अगर दीपक ने सच में ऐसा किया है तो वह खुद सबके सामने उसे सजा देंगे, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। घर के अंदर पवन का छोटा बेटा हानिक उसे प्यार से जन्मदिन की बधाई देता है और सफेद जूतों की एक और जोड़ी गिफ्ट करता है। फिर उसकी पत्नी बताती है कि दीपक पिछली रात से घर नहीं आया है। पवन दीपक के करीबी दोस्त जनक को ढूंढता है, लेकिन वह दीपक या प्रीति के रिश्ते के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ श्री आनंद नाम का एक ताकतवर आध्यात्मिक गुरु एक बड़ी सभा में जोरदार भाषण दे रहा होता है। वह लोगों से कहता है कि समाज की सारी बुराई इंसान के लालच और इच्छाओं से पैदा होती है। इसी बीच उसका एक गुंडा ईंट भट्टे वाले इलाके में जाता है और हरपाल नाम के एक किशोर लड़के से कहता है कि श्री आनंद उसके काम से बहुत खुश हैं और उन्होंने उसके लिए एक खास तोहफा भेजा है। हरपाल शांत होकर जवाब देता है कि उसे पहले से पता है कि कैसा तोहफा भेजा गया है। वह अचानक पिस्तौल निकालता है, गुंडों पर गोली चलाता है, दीवार कूदकर खेतों में भाग जाता है। काफी तलाश के बावजूद कोई उसे पकड़ नहीं पाता। आखिर में वह एक ट्रक में बैठकर बस स्टॉप पहुंचता है, चुपचाप खाना खाता है और बच्चों को अपने माता पिता के साथ खुशी से खेलते हुए देखता है। यह देखकर वह रोने लगता है। साफ पता चलता है कि वह बहुत अकेला है और किसी अपने को बहुत याद कर रहा है। अस्पताल में पवन घायल अशोक से मिलने जाता है और उसे दीपक के गायब होने के बारे में बताता है। अशोक यह सुनकर हैरान हो जाता है और तुरंत उसे ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पवन रीमा के रिपोर्टर साथियों को फोन करता है और पूछता है कि वे जाम्बली क्यों आए थे। वे सच बताते हैं। श्री आनंद किशोर लड़कों को अगवा करता है, उनसे गैरकानूनी काम करवाता है और फिर उन्हें मरवा देता है। रीमा खास तौर पर उसकी सच्चाई सामने लाने आई थी। पवन कहता है कि यह काम पुलिस का होना चाहिए। तभी एक रिपोर्टर जवाब देता है कि अगर पुलिस अपना काम करती तो पत्रकारों को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह सुनकर पवन चुप हो जाता है। घर पर पवन की पत्नी कबूल करती है कि उसे पहले से दीपक और प्रीति के रिश्ते के बारे में पता था और वह चुपचाप उनका साथ दे रही थी। पवन गुस्से में आ जाता है। उसका पिता, पंचायत और पूरा गांव अब दीपक के पीछे पड़ा है। वह पत्नी से कहता है कि उसे वहां ले चले जहां दीपक छिपा हुआ है। वह चुपचाप उसे वहां ले जाती है। दीपक को देखते ही पवन गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। तब दीपक बताता है कि उसने और प्रीति ने पहले ही शादी कर ली है। यह सुनकर पवन और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसका पिता और गांव कभी भागकर हुई दूसरी जाति की शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। वह दीपक को उसी गांव की एक पुरानी घटना याद दिलाता है, जहां एक लड़के को प्यार की शादी करने पर गांव वालों ने जिंदा दफना दिया था। पवन की पत्नी भावुक होकर कहती है कि उन्हें उनका साथ देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। दीपक भी अपने भाई से मदद की भीख मांगता है। आखिरकार पवन मान जाता है, दीपक को पैसे देता है, कहता है कि वह पूरी तरह छिपकर रहे और उसे बचाने का वादा करता है। वापस पुलिस स्टेशन में अशोक शूटिंग की सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है। वे बाइक के नंबर प्लेट पर ध्यान देते हैं और उसे एक शोरूम तक ट्रेस कर लेते हैं।
शोरूम का मालिक कहता है कि बाइक एक हफ्ते पहले चोरी हो गई थी और वह पुलिस शिकायत भी दिखाता है। वहां से निकलते समय पवन की नजर एक बड़े ट्रक पर जाती है जिस पर श्री आनंद का विशाल पोस्टर लगा होता है। पवन और अशोक सीधे श्री आनंद के पास पहुंचते हैं और उससे हमले के बारे में सवाल करते हैं। श्री आनंद साफ तौर पर चिढ़ जाता है। वह पवन से कहता है कि उसे उसकी आंखों में बगावत दिखाई देती है और चेतावनी देता है कि वह दोबारा यहाँ न आए। वह कहता है कि वह सिर्फ लोगों को जवाब देता है, पुलिस को नहीं। वह सबके सामने अशोक की भी बेइज्जती करता है। इसके बाद पवन का सीनियर अफसर कश्यप उन्हें बुलाता है और गुस्से में पूछता है कि वे श्री आनंद के पास क्यों गए थे। वह चेतावनी देता है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि श्री आनंद कितना ताकतवर है और उन्हें उससे दूर रहने का आदेश देता है। फिर वह पवन को एक फोटो भेजता है। वह हरपाल की तस्वीर होती है, वही किशोर लड़का जो शूटिंग के बाद भाग गया था। अफसर पवन से कहता है कि वह चुपचाप उसे ढूंढे और खबर फैलने से पहले खत्म कर दे। पवन यह सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि वह तो सिर्फ एक बच्चा है। उसका सीनियर ठंडे स्वर में जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम खत्म करो और ध्यान रहे कि बात बाहर न जाए। इसी बीच गांव की पंचायत पवन के पिता हरिहर के घर पहुंचती है। प्रीति का भाई किसी भी कीमत पर बदला लेने की मांग करता है। पंचायत के लोग गुस्से में कहते हैं कि दीपक और प्रीति को ढूंढकर मार देना चाहिए। हरिहर कहता है कि अगर उसके बेटे ने सच में ऐसा किया है तो पंचायत से पहले वह खुद उसे कड़ी सजा देगा। पवन चुपचाप अशोक को बताता है कि दीपक ने प्रीति से शादी कर ली है। अशोक कहता है कि दीपक की जान बहुत बड़े खतरे में है, सिर्फ पंचायत से नहीं बल्कि उनके अपने पिता से भी। पवन अशोक से कहता है कि वह किसी भी कीमत पर दीपक की रक्षा करने में उसकी मदद करे। जब पवन घर लौटता है तो वह देखता है कि उसका पिता गुस्से में दीपक के कमरे की तलाशी ले रहा होता है ताकि उसे उसके छिपने की कोई जानकारी मिल सके। हरिहर कहता है कि वह पंचायत से पहले दीपक तक पहुंचना चाहता है और उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर पवन अपना आपा खो देता है। वह अपने पिता का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर दीपक हरिहर का बेटा है तो वह पवन का छोटा भाई भी है। वह अपने पिता को चेतावनी देता है कि अगर दीपक को कुछ भी हुआ तो उससे बुरा रूप किसी ने नहीं देखा होगा। फिर पवन और अशोक हरपाल के घर जाते हैं जहां उसका पिता तजिंदर बाहर आता है। पवन उसे हरपाल की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उसे पता है उसका बेटा कहाँ है। तजिंदर बताता है कि हरपाल श्री आनंद के पास है। वे लोग श्री आनंद के बहुत बड़े भक्त हैं। शादी के 10 साल तक उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था और जब हरपाल पैदा हुआ तो श्री आनंद ने कहा था कि बच्चे को उन्हें समर्पित कर दो। उन्होंने ऐसा ही किया और हरपाल को उनके हवाले कर दिया। पवन बताता है कि हरपाल भाग चुका है और पुलिस उसे शूटिंग केस में ढूंढ रही है। वह चेतावनी देता है कि अगर पुलिस ने पहले उसे पकड़ लिया तो शायद फर्जी एनकाउंटर में मार देगी। पवन तजिंदर को सलाह देता है कि वह श्री आनंद के खिलाफ हरपाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए ताकि कानूनी रिकॉर्ड बन सके। लेकिन तजिंदर मना कर देता है और कहता है कि वे अपने गुरु के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। यह सुनकर पवन गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि अगर कोई हरपाल को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा तो फिर पुलिस को उसे मार देने दो। ऐसा लगता है जैसे हरपाल कभी उनका बेटा था ही नहीं। यह बात सुनकर तजिंदर टूट जाता है। वह पवन को रोकता है और रोते हुए रिपोर्ट लिखवाने के लिए मान जाता है। इसके बाद अशोक पवन से पूछता है कि वह श्री आनंद जैसे ताकतवर आदमी के खिलाफ जाकर इतना रिस्क क्यों ले रहा है। पवन भावुक होकर कहता है कि बच्चे उसकी कमजोरी हैं। बड़ी पीढ़ी हमेशा जाति, धर्म और ताकत की दीवारें खड़ी करती रहती है और इसका नुकसान हमेशा बच्चों को उठाना पड़ता है। कोई तो इनके लिए खड़ा होगा और वह पीछे हटने वाला नहीं है। एक रोड चेक पोस्ट पर पुलिस एक बस रोकती है और उसमें हरपाल को पहचान लेती है। हरपाल पीछे से भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। पवन उससे सीधे पूछता है कि क्या उसी ने रिपोर्टर रीमा को मारा था। हरपाल रो पड़ता है और कबूल करता है कि हाँ, उसने ही मारा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि श्री आनंद ने उसे मजबूर किया था। वह बताता है कि श्री आनंद कई सालों से उसके साथ शारीरिक और यौन शोषण कर रहा था। वह उसे अक्सर मारता था और हमेशा डर और दर्द में रखता था। उसी दबाव और यातना में आकर उसने श्री आनंद के कहने पर रीमा की हत्या की। जब पवन हरपाल से कहता है कि वह उसके पिता से मिल चुका है तो हरपाल कड़वाहट से कहता है कि वह अपने पिता से भी नफरत करता है क्योंकि उन्होंने ही उसे श्री आनंद के हवाले किया था और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पवन उसे शांत करता है और कहता है कि उसे अपना आधिकारिक बयान देना होगा। हरपाल अपनी पिस्तौल पवन को दे देता है। पवन फिर अशोक को कहता है कि अगली सुबह किसी भी हालत में हरपाल को कोर्ट में पेश करना होगा, इससे पहले कि कोई बीच में दखल दे। अगली सुबह जब पवन कोर्ट के अंदर केस नंबर दर्ज करवाने जाता है तभी वह अचानक अपने सीनियर ऑफिसर कश्यप को हरपाल को जबरदस्ती दूसरी गाड़ी में बिठाते हुए देखता है। पवन तुरंत उनके पीछे भागता है लेकिन कश्यप गाड़ी लेकर निकल जाता है। पवन उनका पीछा करता है और चिल्लाकर कहता है कि हरपाल के बयान में श्री आनंद का नाम है, अगर सच बाहर आ गया तो कश्यप और श्री आनंद दोनों बर्बाद हो जाएंगे।
कश्यप गाड़ी रोकता है और पवन को धमकी देता है कि बाद में वह उससे निपटेगा। पवन हरपाल को उनके हवाले करने से मना कर देता है। वह कश्यप को पकड़कर एक समझौता सुझाता है, अगर हरपाल को कोर्ट नहीं ले जाने देना चाहते तो कम से कम उसे जम्मू की सीमा से बाहर किसी सुरक्षित जगह भेजने में मदद करें। कश्यप मजबूरी में मान जाता है। पवन हरपाल को पैसे और अपना फोन नंबर देता है और कहता है कि वह यहाँ से निकल जाए और संपर्क में रहे। उधर अशोक बताता है कि उसकी बुआ का आदमपुर में एक खाली घर है जो कई सालों से बंद पड़ा है। वह सुझाव देता है कि दीपक और प्रीति को वहीं भेज दिया जाए। पवन इस बात से सहमत हो जाता है और अशोक से कहता है कि वह हरपाल को सुरक्षित बॉर्डर तक छोड़ दे, जबकि वह खुद दीपक और प्रीति को संभालेगा। घर पर पवन अपने पिता को लस्सी देता है और उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि इंसान चांद तक पहुंच गया है, लेकिन आज भी इज्जत और अहंकार के नाम पर अपने ही बच्चों को मारने के लिए तैयार है। उसके पिता हरिहर ठंडे स्वर में जवाब देते हैं कि जब इज्जत और मान सम्मान की बात हो तो अपने बेटे और पोते को मारना भी सही होता है। अगले सीन में पवन दीपक और प्रीति को आदमपुर वाले घर में लेकर जाता है। वह उनसे कहता है कि घर ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन सुरक्षित है। उन्हें शायद 4-5 साल तक यही रहना पड़े और जब तक वह खुद संपर्क न करे तब तक किसी से भी संपर्क नहीं करना है। वह वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा दोनों के साथ खड़ा रहेगा। अगले दिन कश्यप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घोषणा करता है कि उनकी जांच में श्री आनंद का हत्या वाले केस से कोई संबंध नहीं मिला। इस तरह वह चुपचाप पूरे सच को दबा देता है। इसके बाद वह पवन को फोन करता है और कहता है कि मामला अब खत्म हो चुका है और अशोक ने हरपाल को सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंचा दिया होगा। पवन कहता है कि उसकी अशोक से बात हो चुकी है। गांव की पंचायत में प्रीति का भाई पूरी पंचायत के सामने ऐलान करता है कि दीपक और प्रीति शादी कर चुके हैं और पवन ने खुद आदमपुर में उनके रहने का इंतजाम किया है। यह सुनकर पंचायत गुस्से से भर जाती है। फिर वे एक आदमी को सामने लाते हैं जिसका नाम गुंगा है, जो पैसों के लिए हत्या करता है। पंचायत सुझाव देती है कि उसे दीपक और प्रीति को मारने के लिए भेजा जाए। पंचायत इस बात से सहमत हो जाती है, लेकिन हरिहर कहता है कि उसे अपने बेटे को मारने के लिए किसी किराए के हत्यारे की जरूरत नहीं है, वह खुद यह काम करेगा। फिर हरपाल के पिता का जानने वाला दिलिंदर पवन के पास आता है और उससे कहता है कि वह हरपाल से बात करवा दे क्योंकि उसकी माँ बहुत परेशान है। पवन हरपाल को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। वह लगातार 6 घंटे तक बार बार कॉल करता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वह सीधे कश्यप के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसे पता है हरपाल कहाँ है। कश्यप कहता है कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि हरपाल को छोड़ने अशोक गया था। पवन उसे चेतावनी देता है कि अगर हरपाल नहीं मिला तो वह उसका सबसे खतरनाक रूप देखेगा। कश्यप तुरंत श्री आनंद के पास जाता है और उसे बताता है कि पवन अब बहुत खतरनाक तरीके से सच के पीछे पड़ चुका है। उसके पास अब भी हरपाल का कबूलनामा है जिसे वह कभी भी कहीं भी सबूत के तौर पर पेश कर सकता है। श्री आनंद अपने गुंडे को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर वह खत वापस लाया जाए और उसका नाम इस केस में कभी सामने नहीं आना चाहिए। उस शाम पवन घर लौटता है तो देखता है कि वही गुंडा उसके घर के अंदर बैठा है। गुंडा कहता है कि वह पवन के पिता के लिए प्रसाद लेकर आया है क्योंकि वे श्री आनंद के भक्त हैं। पवन उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन गुंडा कहता है कि वह तभी जाएगा जब उसे हरपाल का कबूलनामा मिल जाएगा। पवन मना कर देता है। इसके बाद गुंडा पवन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है और धमकी देता है कि अगली बार वह आएगा तो खत जबरदस्ती लेकर जाएगा। फिर वह एक बहुत बड़ा सच बताता है, हरपाल अब मर चुका है। जब अशोक उसे लेकर जा रहा था तभी श्री आनंद के लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। हरपाल गाड़ी से उतरकर भागने लगा। पीछा करते समय गोली चली, लेकिन वह गोली उनके लोगों ने नहीं चलाई थी। हरपाल को गोली अशोक ने मारी थी। यह सच सुनकर पवन पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना है। पवन की पत्नी उसे समझाती है कि वह समझौता कर ले और सब कुछ छोड़ दे, लेकिन पवन मना कर देता है। वह कहता है कि उसने पूरी जिंदगी अपने पिता, परंपराओं और अपने सीनियर अफसरों की बात मानी है, लेकिन अब वह अपने दिल की सुनेगा। किसी न किसी को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन यही सब उसके अपने बच्चे के साथ भी हो सकता है। फिर वह अपनी पिस्तौल, हरपाल का कबूलनामा और FIR के कागज निकालता है। इसके बाद वह अशोक के पास जाता है और दिखावा करता है कि अब वह समझौता करना चाहता है। वह कहता है कि सब कुछ सौंप देना चाहिए वरना सब बर्बाद हो जाएगा, और फिर तीनों श्री आनंद के गुंडे से मिलने जाते हैं। पवन ऐसा दिखाता है जैसे वह फाइल सौंप रहा हो। वह माफी मांगता है और कहता है कि उससे गलती हो गई। गुंडा हंसता है और कहता है कि श्री आनंद उसे माफ कर देंगे। जैसे ही गुंडा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, पवन अचानक पीछे मुड़ता है, अपनी बंदूक निकालता है और गुंडे और उसके साथी को गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद वह अशोक का सामना करता है और कहता है कि उसे हरपाल के बारे में पूरा सच पता चल चुका है।
पवन जैसे ही अशोक को गोली मारने वाला होता है, अशोक डरकर चिल्लाता है कि सिर्फ वही दोषी नहीं है। वह बताता है कि प्रीति उसकी जाति की थी, इसलिए उसने खुद हरिहर को दीपक और प्रीति के छिपने की जगह बताई थी। फिर हरिहर वहां पहुंचा और परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने ही हाथों से दीपक का गला काट दिया। यह सुनकर पवन गुस्से और दुख से भर जाता है और अशोक को गोली मार देता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पवन उनसे कहता है कि श्री आनंद के गुंडों ने पहले गोली चलाई थी। वह ध्यान रखता है कि रिपोर्ट में कश्यप और श्री आनंद दोनों के नाम आधिकारिक तौर पर लिखे जाएं। फिर वह सीधे कश्यप को चेतावनी देता है, अब अगला नंबर उसका है। इसके बाद पवन चुपचाप अपने पिता को उठाता है, उन्हें गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान खेत में ले जाता है और पूछता है कि वह अपने ही बेटे को कैसे मार सकते थे। उसका पिता कहता है कि उसने यह सब परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। पवन जवाब देता है कि अब वह भी वही करेगा और अपने पिता को गोली मार देता है। अंत में पवन की आवाज सुनाई देती है, पता नहीं आज भी कितने बच्चे इस अंधेरे में फंसे हुए हैं। हमें इस खामोशी की जंजीरों को तोड़ना होगा।